सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सीरीज की यह है दूसरी वीडियो। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर करा पहले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए। उसके बाद हमने देखा एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। उसके बाद हमने देखा कि क्या रीजंस थे ब्रिटिशर्स को इंडिया में आने से, और उनसे आने से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है, उस वीडियो को या उस टॉपिक को मैं इस पे आगे कवर करूंगा। आगे वाले टॉपिक्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, फॉरेन ट्रेड सेक्टर कैसा था, उसके अलावा हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी, और भी कई सारे टॉपिक्स अपन इस पूरी वीडियो में कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करा दूं। अगर नहीं हो पाता है तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। ठीक, हमने पढ़ा उसमें जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम के बाद हमने उसमें पढ़ा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। कमर्शलाइजेशन के बाद हमने पढ़ा कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्या थी हमारे पास, लिमिटेड रिसोर्सेज थी। और पार्टीशन का इफेक्ट क्या पड़ा, पार्टीशन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हमने इसमें पढ़े। आज मैं आपको नेक्स्ट वाला सेक्टर पढ़ाऊंगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। ऑफ कोर्स सी बात है सर, जब 85% लोग, आपने बताया था कल वाली वीडियो में कि 85% लोग अगर ऑलरेडी डिपेंडेंट हैं किस चीज के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, तो क्या ही इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा हमारे पास, है ना। फिर भी इंडस्ट्रियल सेक्टर थोड़ा बहुत तो था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वगैरह वगैरह। ठीक, तो क्या क्या इफेक्ट आए ब्रिटिशर्स के आने की वजह से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, वो सारे टॉपिक्स अपन इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला डिक्लाइनिंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो गई हमारी, डिक्लाइन हो गई। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो गई, खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मेन पर्पस क्या था, हमारे यहां से रॉ मटेरियल बाहर ले जाना और वहां से फिनिश गुड्स इंडिया में लेकर आना। अच्छा, इसके वजह से समस्या क्या है कि वहां से, क्योंकि यूरोप में या यूके में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, है ना, तो वो लोग क्या करते थे, हमारे यहाँ से कॉपर, जिंक या इस टाइप के मेटल्स लेकर जाते थे और वहां से फिनिश प्रोडक्ट ला कर देते थे, जो कि बहुत ज्यादा ड्यूरेबल और सस्ते हुआ करते थे एज कंपेयर टू इंडियन गुड्स। जैसे सपोज आप बात करो मटका, तो एक मटका लगभग 6 महीने चलता है। ठीक है, 6 मंथ अगर वो एक मटका चल रहा है, वहीं पर अगर आप बात करो कोई कॉपर से बना यूटेंसिल या कोई स्टेनलेस स्टील से बना यूटेंसिल, वो सालों साल चलेगा बिना किसी दिक्कत के। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या होने लगी, कम होने लगी। दूसरा, वो ड्यूरेबल तो थे, साथ में सस्ते थे। जितने में मटका आ रहा उतने में एक बाल्टी जाएगी। सो अब इससे क्या हुआ, लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से कहां शिफ्ट होने लगे, ब्रिटिशर्स के बनाए हुए गुड्स पर शिफ्ट होने लगे, जिसकी वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या होती गई, डिक्लिनेशन में जाती गई, कम होती गई। ठीक, उसके अलावा साड़ीज हैं, क्लोथ्स है, कई सारी चीजें ऐसी रही बेटा, जिसकी वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री धीरे धीरे करके क्या होती गई, खत्म होती गई। ठीक, ये था डिक्लिनेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। सेकंड टॉपिक जो हमें इसमें पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ डिक्लिनेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो डिक्लाइन हुई, उसका इफेक्ट क्या पड़ा। सबसे बड़ा इफेक्ट तो ये पहला क्या था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई। क्यों हुई, क्योंकि ब्रिटिश गुड हम लोग यूज कर रहे थे। उसका इफेक्ट क्या पड़ा हमारे ऊपर, हमारी कंट्री के ऊपर या हमारी कंट्री के लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। तो सबसे बड़ा इफेक्ट जो हमें पड़ा वो रहा अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ के लोग क्या होते गए,
अनएम्प्लॉयड होते हैं। वो लोग जो कि सब, सपोज मान लो कि हम 10 लोग हैं, हम 10 लोग मिलकर मटका बना रहे हैं, अब मटके बिक ही नहीं रहे, तो पागल थोड़ी बनाते रहेंगे और स्टैक करते रहेंगे, कम कर देंगे ना उसको बनाना। तो लोग क्या होने लगे, अनएम्प्लॉयड होने लगे। इसकी वजह से हमारे लोगों के पास पैसा नहीं बचा, हमारे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं बची, जिससे वो अपनी डे टू डे लिविंग चला सके। ये डिक्लिनेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का क्या था, इफेक्ट था। ठीक। थर्ड, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। सर जब लोग ब्रिटिशर्स के बनाए हुए गुड्स पर रिलाय कर रहे थे तो क्यों ना वो गुड्स हम ही बना लेते। कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी ना भैया। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गुड इंडस्ट्री? कैपिटल गुड इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज या ऐसी चीजें जो मशीन्स बनाती हैं बड़ी बड़ी। अब जैसे मेरे को बर्तन बनाना, तो बर्तन के लिए स्टील का रॉ मटेरियल तो मैं ले आऊंगा। स्टील कैसे बनाऊंगा उसका, स्टील की चादरें कैसे बनाऊंगा, या चलो मैंने स्टील की चादर भी बना ली जैसे तैसे करके, कटिंग भी कर ली उसको, लेकिन मैं उस पर ढालूंगा कैसे, हाथ से थोड़े ठोक ठोक के डालूंगा। उसके लिए मशीन्स आती है ना बड़ी बड़ी। तो वो जो मशीन्स थी वो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती। कोई कपड़ा बनाने की मशीन है, वो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती। हमारे यहाँ कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी नहीं, कैपिटल गुड्स ही नहीं थे हमारे पास, मशीन बनाने की इंडस्ट्रीज या उस टाइप की कोई चीजें या रिसोर्सेज थी नहीं हमारे पास। तो हमारे पास कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, इसलिए हमारी मजबूरी थी कि हम बाहर के गुड्स पर रिलाय करते थे। एंड लास्ट वन इज, क्योंकि 85% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, तो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पर क्या नहीं था, लेस कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। जीडीपी में कैसा कंट्रीब्यूशन था, कम कंट्रीब्यूशन था सर इंडस्ट्रियल सेक्टर का। इसलिए लोगों ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ाने के लिए। लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ाना चाहिए, जिससे उसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन क्योंकि कंट्रीब्यूशन था ही नहीं, तो लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया कि हाँ ठीक है इंडस्ट्रीज नहीं है तो नहीं सही, हम बाहर की इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट है, बाहर के गुड्स पर डिपेंडेंट है, दिक्कत नहीं। ये बड़ी समस्या बनी आगे चल के हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में मैं बताऊंगा कैसे। ये 4 इफेक्ट थे काय के इंडस्ट्रियल सेक्टर के। सबसे पहला, हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री नहीं थी हमारे पास। दूसरा, डिक्लिनेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन होती जा रही थी। जब डिक्लाइन हुई तो उसके इफेक्ट क्या क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, हमारे यहाँ कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का ज्यादा नहीं था, इसलिए लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाने में ज्यादा अपना जो दिमाग है या जो एफर्ट है वो नहीं डाल रहे थे, गवर्नमेंट भी नहीं डाल रही। ठीक, दीज आर द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये इफेक्ट आए। फिर बात करते हैं फॉरेन ट्रेड सेक्टर की। फॉरेन ट्रेड सेक्टर में क्या आया, तो इसमें कोई ज्यादा बहुत खास इफेक्ट नहीं है। सबसे पहला, मोनोपोली कंट्रोल। किस चीज का मोनोपोली कंट्रोल, ब्रिटिशर्स का। हम कोई भी चीज बना रहे हैं उसको कौन खरीद सकता है, सिर्फ ब्रिटिश या उनकी कॉलोनीज। हम किससे गुड्स खरीद सकते हैं, ब्रिटिशर्स या उनकी कॉलोनीज। मतलब हमारा खरीदना और बेचना, हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टोटली काय पे डिपेंडेंट था, ब्रिटिशर्स पे। अब इसकी दिक्कत क्या होती थी ये समझो। सपोज मान के चलो मेरे पास ये पेन है, मुझे ये बेचना है। अब मेरे जैसे तो कई लोग हैं ना इंडिया में ये पेन बेचने के लिए, कई लोग उगा रहे हैं इसको, कई लोग बना रहे हैं इसको। ठीक है, गेहूं मान लेते हैं, गेहूं कई लोग उगा रहे हैं। ब्रिटिशर्स क्या बोलेंगे, भैया मैं तो 10 रुपए किलो पे खरीदूं, तेरे को बेचना हो तो बेच, नहीं तो मत बेच, बाजू वाला बेच देगा, उसको ज्यादा जरूरत है पैसे की, वो बेच भी देगा 10 रुपए किलो, भले ही घाटे में बेचेगा। तो अब इससे क्या हुआ, प्राइस वो लोग तय करते थे। जब खरीदने की बारी आती थी तो वो लोग क्या थे, सेलर थे। अब कई सारे बायर्स और एक सेलर है, तब भी प्राइस कौन डिटरमाइन करते थे, वो लोग डिटरमाइन करते थे। इस वजह से मोनोपोली कंट्रोल था हमारे ऊपर, किनका, ब्रिटिशर्स का। तो हमारे लोगों को सही प्राइसेस नहीं मिल पाते थे अपने गुड्स के, और वो जो गुड्स लेकर आते थे वो भी सही प्राइसेस पर नहीं बिकते थे। ठीक, तो मोनोपोली कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का। हमें कोई चीज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करनी है तो हम किसको कर सकते हैं, या तो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को कर सकते थे, या उनकी रिलेटेड कॉलोनीज या उनके जो दोस्त यार थे उनको कर सकते थे, अन्यथा हम कर ही नहीं सकते। और दूसरा, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ, हमारी वेल्थ को क्या करके लेगा, ये
ड्रेन करके ले गए पूरी तरीके से हमारे इंडिया में जितने हैं, क्योंकि हम सोने की चिड़िया माने जाते थे, प्रॉस्परस इकोनॉमी थी हमारे यहाँ, सोना बहुत था। KGF सबने मूवी देखी, कोलार गोल्ड फील्ड्स, ठीक है, वहां से जितना भी सोना निकला हमारे मंदिरों में, हमारे लोगों के पास, वो सारा सोना कौन ले गए? ब्रिटिशर्स ले गए। आज भी आप देखोगे यूट्यूब वगैरह पे ब्रिटिशर्स के जो म्यूजियम्स हैं, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट में या ब्रिटेन में, लंदन वगैरह में जो म्यूजियम्स हैं, उन म्यूजियम्स में आज भी इंडिया की चीजें रखी हुई है। तो उनका तो कोई वजूद ही नहीं था ना, हमारे यहाँ से चीजें ले जाके रखी, ठीक है। तो उन्होंने हमारे यहाँ से वेल्थ भी ले गए, यहाँ से जितनी भी वेल्थ थी इंडिया के पास, सब क्या करके ले गए? ड्रेन करके ले गए। अच्छा, इसके लिए एक टॉपिक आता है यहाँ पे, ये तीनों टॉपिक बेटा खत्म हुए ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके अंदर जो जो भी चीजें आपको समझ आएंगी वो आप स्वयं से लिखेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी मेरे दिमाग में एक बात आई थी, पिछले 5-6 दिनों से मैं और मेरी टीम पूरी सोच रहे थे इस चीज को लेकर। हम जो नया हमारा जो साल आने वाला है, जो हमारा नया सेशन आने वाला है, जो मैं 1 अप्रैल से चालू करने वाला हूँ, उसमें हम वर्कबुक देने वाले हैं क्लास 11th और 12th के लिए। ये वर्कबुक में सारे टॉपिक्स आपको रहेंगे इस टाइप से, और मैं यहां से समझाता जाऊंगा, और उस वर्कबुक में उन टॉपिक को पढ़ने के बाद आप क्या करोगे? खुद से अपने नोट्स बनाओ। तो इसकी वजह से आप आपके शब्दों में नोट्स बना सकते हो, आपको लिखने की भी प्रैक्टिस होगी, साथ ही में आपको कोई नई बुक्स पर रिलाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो पढ़ा रहा हूं आप सिर्फ उन चीज के नोट्स बनाते जाओ, वर्कबुक्स में लिखते जाओ, और लास्ट में आप उनको पढ़कर और आपका एग्जाम जो है वो बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते, ठीक है। सो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा कि वो क्या है क्या नहीं। अभी फिलहाल पे अपन अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो दिस इज एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। हाँ, फॉरेन ट्रेड सेक्टर में मैं एक बार टॉपिक पढ़ा रहा था कि ये जो ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ है, जो लाना ले जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ये क्या होता था कि सपोज मान लेते हैं ये इंडिया है छोटा सा, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है सर, और ये ब्रिटेन है ना, ब्रिटिश। अब यहां से अगर ब्रिटेन जाना था तो बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट पड़ता है जिसको हम बोलते हैं अफ्रीका। तो उनको क्या करना पड़ता था कि यहां से वो निकलते थे, पूरा अफ्रीका क्रॉस करते थे, और अफ्रीका क्रॉस करने के बाद यूरोप क्रॉस करके ब्रिटेन पहुंचते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बनाई? स्विस कैनाल। एक स्विस कैनाल बनाई जो डायरेक्टली इंडिया को काय से जोड़ रही है? यूरोप से जोड़ रही है। तो स्विस कैनाल बनाने का मेन पर्पस यही था। आज के समय में स्विस कैनाल बेसिकली यूज होती है ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से हो पाए। उस जमाने में स्विस कैनाल यूज होती थी ब्रिटिशर्स के लिए कि वो इंडिया या वहां के जितने भी देशों पर उनका कब्जा है, वहां से वो चीजें बहुत आसानी से अपने देश ले जा सके। चोर थे, ठीक, सो बहुत आसानी से ले जा सके। तो ये थी स्विस कैनाल की कहानी। छोटा सा टॉपिक है इसलिए मैंने समझा दिया, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक समझ आए, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड सेक्टर। आगे बढ़े। डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी इंडिया की? डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब है कि वहां के लोग, पढ़ाई लिखाई, गरीबी, अमीरी, ये किस टाइप की थी। तो डेमोग्राफिक कंडीशन में लगभग 4 या 5 पॉइंट्स हैं, मेजरली 4 या 5 पॉइंट्स हैं, वो अपने को देखना है। मैं ले लेता हूं उनको, यहीं लिख लेता हूं, चलो। डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी? डेमोग्राफिक कंडीशन पहला, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। कैसा था डेमोग्राफिक कंडीशन? बहुत ज्यादा हाई बर्थ रेट और डेथ रेट थी, लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते थे। अच्छा, उस जमाने में हाई बर्थ रेट क्यों हुआ करती थी? लोगों के दिमाग में मेंटेलिटी बैठी हुई थी कि जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा वर्क फोर्स उनके घर में काम करने के लिए लोग। अच्छा, वो ये चीज भूल जाते थे कि जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा खाएंगे भी तो, है ना। तो बर्थ रेट बहुत हाई थी। आप देखोगे आपके जो दादाजी थे या उनके जो पूर्वज थे, वो बहुत सारे लोग हुआ करते थे, है ना। दादाजी के 6 भाई थे, 5 बहनें थी, टोटल 11 लोग थे घर में, है ना। तो इस टाइप से बहुत सारी चीजें देखने को मिलती। तो हाई बर्थ रेट थी सब। डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हाई थी। डेथ रेट हाई क्यों थी? डेथ रेट हाई होने का सबसे बड़ा रीजन या सबसे मेजरली रीजन जो आप बोल सकते हो, इट इज हमारे पास मेडिसिन या फिर क्या बोलते हैं उसको, हेल्थ केयर सेक्टर नहीं होना। ज्यादातर लोग काय पर डिपेंडेंट थे? वैद वगैरह के टाइप के चीजों पर डिपेंडेंट थे, या फिर लोग डिपेंडेंट थे ऑन घरेलू नुस्खे। वो ज्यादा इतने कारगर थे नहीं, है ना। तो हाई बर्थ रेट और डेथ रेट, हमारी बर्थ रेट भी बहुत हाई थी ड्यू टू वर्कफोर्स,
और डेथ रेट भी बहुत हाई थी ड्यू टू लेस और क्या बोलते हैं उसको लिमिटेड एरिया ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर। हाई डेथ रेट और बर्थ रेट के बाद सेकंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, पॉवर्टी पूरे देश में फैली हुई थी, है ना, हर एक सेक्टर में हर एक जगह पर गरीबी बहुत ज्यादा फैली हुई थी। क्यों? क्योंकि सर हम तो प्रॉस्परस थे, लेकिन हमारे पॉवर्टी कैसे फैली? ले गए ना, अभी मैंने समझाया ना, यहाँ से वेल्थ चुरा चुरा कर लेकर गए, जहाजों में भर भर के हमारे यहाँ से चीजें ले जाई गई हैं ब्रिटेन। ठीक, तो वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, पूरे देश में गरीबी आ गई। गरीबी आने का सबसे बड़ा रीजन जमींदारी सिस्टम भी रहा। ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, उन्होंने हमारी जमीनें ले ली, अब जमीनें नहीं बची तो हम गरीब हो। गरीबी पूरी जगह फैली हुई थी। फेमाइन की कंडीशन आई। फेमाइन मतलब जो चीजें कम पड़ जाती है उसको फेमाइन बोलते हैं। ठीक, तो वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, पॉवर्टी हर जगह फैली हुई थी हमारे। ठीक, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट बहुत कम था हमारे, पढ़े लिखों की जनसंख्या, पढ़े लिखों की जनसंख्या बहुत कम थी हमारे, लगभग 14% लोग ही पढ़े लिखे थे, जिनमें से मात्र 7% ही महिलाएं थी। मतलब 100 में से केवल 14 लोग पढ़े लिखे। आज के समय में लगभग 74-76 के समथिंग चला गया है यहाँ पर, बट उस जमाने में मात्र 14% ही था, बहुत कम लोग पढ़े लिखे। लिटरेसी रेट थी नहीं, ये एक और डेमोग्राफिक कंडीशन। इसके अलावा हेल्थ केयर तो मैंने बता ही दिए, तो उसके लिए अलग से टॉपिक लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वो टॉपिक नहीं लिख पा रहा हूँ। चाहो तो लिख सकते हो, डेमोग्राफिक कंडीशन आए तो उसमें एक टॉपिक और लिख सकते हो कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं थी। और एक चीज और लिख लो, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था। इन्फेंट का मतलब होता है 1 साल से कम के बच्चे। वो सारे बच्चे जो 1 साल से ज्यादा की उम्र पार कर जाए वो तो मोर्टेल हो गए, नहीं कर पाए, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हो गया है? हाई हो गया। मतलब लोग बच्चे जो हैं वो 1 साल की उम्र पार ही नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं पार कर पा रहा है? ड्यू टू न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। भाई कोई माँ है, उसके 8 बच्चे, तो वो न्यूट्रिशन कैसे दे पाएंगे अपने बच्चों को, है ना? खाने से तो न्यूट्रिशन मिलता नहीं था उस जमाने में। क्यों? क्योंकि भाई 1 साल का बच्चा रोटी थोड़ी खाने लगेगा, वो तो अपने माँ के मिल्क पर ही डिपेंडेंट है ना। न्यूट्रिशन लेवल बहुत ज्यादा गिर गया, लोग माल न्यूट्रिशन पैदा हो रहे थे, गरीबी तो थी, है ना, लोगों के पास अफोर्डेबल कंडीशन नहीं थी कि हम अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी अफोर्ड कर पाए, लोगों के पास चीजें नहीं थी, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था। मतलब बच्चे 1 साल की उम्र पार ही नहीं कर पा रहे थे, तो पहले ही मर जाते थे, माल न्यूट्रिशन की वजह से, गरीबी की वजह से, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं होने की वजह से, या और भी कई सारे रीजन है उनकी वजह से। तो ये थी डेमोग्राफिक कंडीशन इंडिया की। हाई बर्थ रेट, डेथ रेट, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसके अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं होना, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं होना, है ना, रोड्स ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था इतनी ज्यादा अच्छी, तो वैसे मैं अलग एक टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें। सो दिस इज नोन एज डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया। तो आज अपन ने 4 टॉपिक देखे। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं खींच रहा हूँ, मैं तीसरी वीडियो बना ही देता हूँ। तीसरी वीडियो में मैं कवर कराऊंगा आपका ब्रिटिशर्स ने हमारा जो वो थी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कैसे डेवलप किया। उसके अलावा अपन देखेंगे उसमें कि भाई ब्रिटिशर्स ने सिर्फ नुकसान ही नहीं किया, कुछ फायदा भी देखे गए, वो भी देखेंगे। हमारी इकोनॉमी किस टाइप की थी वो देखेंगे, है ना, और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किस टाइप का था उस जमाने में वो देखेंगे। तो 4 चैप्टर उस वाली वीडियो, 4 टॉपिक उस वाली वीडियो में मैं कवर कराऊंगा। बाकी अभी के लिए इतना बहुत है, ठीक है। तो आज अपन ने पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर, तो अपन ने पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था। इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा, फॉरेन ट्रेड सेक्टर पढ़ा और डेमोग्राफिक कंडीशन पढ़ी इंडिया की। साथ में हमने एक और टॉपिक पढ़ा, स्विस कैनाल बनाने का मेन रीजन। स्विस कैनाल बनाने का मेन रीजन मैंने बता ही दिया है, ताकि फास्ट मूव हो ब्रिटिश से इंडिया और इंडिया से ब्रिटेन चीजें, ठीक। तो ये था, आप जो भी बुक्स रिलाय कर रहे हो, जो कोई सी भी हो सकती हो, आप जो भी बुक रिलाय कर रहे हो उसमें एक बार ये पढ़ के देखना है। सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ आने वाले हैं आपको, ठीक है। कल ये वीडियो एंड करूंगा, कल ये चैप्टर एंड करूंगा 3rd वीडियो के साथ, और कोशिश करूंगा कि इसके बाद वाली जो वीडियोस हो वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी बने, लेंथी बने, ताकि चैप्टर्स जल्दी जल्दी खत्म हो सके। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब, शेयर दीज वीडियोस टू योर फ्रेंड्स, ताकि ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, मुझे भी हेल्प मिलेगी, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, व्यूअरशिप बढ़ेगी, और आपके दोस्तों को और आपको भी हेल्प मिलेगी।
So thank you so much guys. Please subscribe and like my channel.